बहराइच पुलिस ने गोलीकांड के 5 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में मुख्य आरोपी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब को पैर में गोली लगी है। सरफराज के दाएं और तालिब के बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक सरफराज और तालिब ने हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों को लगी है। पुलिस ने 3 नामजद सरफराज, मोहम्मद फहीम, अब्दुल हमीद समेत अफजल और मोहम्मद तालिब को भी गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर से 50 किलोमीटर पहले नानपारा कोतवाली इलाके में हांडा बसेहरी नहर के पास हुआ। एसटीएफ और बहराइच पुलिस सरफराज और तालिब को साथ लेकर डबल बैरल बंदूक और तमंचा बरामद करने ले गई थी। एसपी वृंदा शुक्ला के मुताबिक आरोपियों ने बंदूक और तमंचा लोडेड रखा था। उन लोगों ने पुलिस पर फायर कर दिया और पहले उन्हें सरेंडर करने को पुलिस ने कहा। बाद में जवाबी कार्रवाई में सरफराज और तालिब को गोली लगी है। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर निकल जाएंगे। और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहां किसी के जी अभी उपचार नहीं, अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? तो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 आरोपी का एनकाउंटर और अस्पताल में अब घायल को भर्ती करा दिया गया है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, अस्पताल के बाहर भी अब सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात करा दिया गया है। नहीं भागना चाहिए। गलत काम कर रहे तो हो तुम। एनकाउंटर के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल इन 3 तस्वीरों के जरिए आप पूरा मामला समझिए। सरफराज और तालिब गोली लगने से घायल हुआ है। 2 आरोपी जिनका एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर के बाद पैर में गोली लगी और अस्पताल में भर्ती घायल को करवाया गया। और अब सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल के बाहर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस पर बैकफायर करने की इन्होंने कोशिश की, जिसके चलते इनके पैर में गोली मारी गई। बहराइच हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुक्रवार को यानी कि आज जुम्मे की नमाज को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। पुलिस एनकाउंटर में घायल आरोपियों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, लिहाजा मेडिकल कॉलेज समेत सभी मुख्य जगहों पर सुरक्षा बल की तैनाती है। हिंसा प्रभावित महसी और महाराजगंज में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहराइच में जगह जगह पर पुलिस, पीएसी, आरआरएफ की तैनाती की गई है। सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी हो सकती है। बहराइच एनकाउंटर पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर को छिपाने के लिए फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर,
ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। चलिए सीधा रुक करते हैं। राजीव हमारे सहयोगी बहराइच से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही अखिलेश भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं। राजीव, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है। ऑपरेशन लंगड़ा भी चलाया गया, जिसके तहत जो भी पुलिस पर बैकफायर करने की कोशिश करता है उस पर फायरिंग की जाती है, उसे लंगड़ा बना दिया जाता है। तो ऐसे ही अब यहां पर भी मामला सामने आया। क्या ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे ये एनकाउंटर हुआ और कहां पर एनकाउंटर हुआ, कैसे पुलिस को जानकारी मिली, विस्तार से बताइए। देखिए, बहराइच में हुई हिंसा के बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया था कि इस घटना को अंजाम देने वाले किसी भी शख्स को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपको मालूम है कि बीते रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ और एकाएक रामगोपाल नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिन हत्यारों ने गोली मारी थी उनके समेत अन्य 5 नामजद अभियुक्तों को, जो मुख्य आरोपी हैं इस बहराइच हिंसा के, कल बहराइच पुलिस ने गिरफ्तार किया और दो के साथ हुए इनकाउंटर में 2 लोगों के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस के मुताबिक जब इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे आला कत्ल यानी कि हत्या में जो हथियार प्रयुक्त किया गया था उसकी बरामदगी के लिए इनको नानपारा क्षेत्र, जो कि नेपाल बॉर्डर है, वहां से ये नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर इन्होंने आला कत्ल को छुपाया हुआ था। जब उसकी बरामदगी के लिए पुलिस टीम वहां पहुंची तो उन्होंने पहले से लोडेड आला कत्ल से पुलिस पर फायर किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिनमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। हालांकि ये सच है कि अब तक जो बहराइच पुलिस है वो ये नहीं बता पाई है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी कहां से की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई पर जो पीड़ित परिवार है उसने भी असंतोष जताया है और पुलिस पर आरोपियों की मदद का आरोप लगाया है। लेकिन फिलहाल आज जुमे का नमाज है, जुमे की नमाज है, जिसको लेकर पूरे बहराइच में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चाहे वो क्योंकि अभी भी आरोपियों का इलाज बहराइच के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, तो वहां पर भी पुलिस पीएसी और आरआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। साथ ही जहां जहां पूरे जिले में जो मस्जिदें हैं, जहां पर जो निर्धारित समय है, जहां पर उनका नमाज कराया जाएगा, वहां पर पुलिस प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि शांतिपूर्ण ढंग से इस नमाज को संपन्न कराया जाए। दूसरी ओर जो कल गिरफ्तारी दिखाई गई है उन अभियुक्तों को आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा। पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है कोर्ट से, और अगर नहीं करेगी तो इन सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया जाएगा, जिसके चलते पूरे जिले में हाई अलर्ट है। पुलिस के बड़े अधिकारी बीती रात से ही लगातार गश्त कर रहे हैं, पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी है कि क्योंकि स्थानीय लोग ये चाहते थे कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, वो गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद उम्मीद है कि बहराइच के जो तनावपूर्ण हालात हैं उनमें कुछ सुधार होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बिल्कुल, स्थिति नियंत्रण में है अभी, जैसा कि हमारे सहयोगी राजीव बता रहे हैं। अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहराइच से। अखिलेश, आप कहां पर मौजूद हैं और आपके पास क्या जानकारी? देखिए, मैं उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पर 13 अक्टूबर को हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद उपद्रव हुआ, लेकिन अब यहाँ पे शांति है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो प्लेस है जहाँ पे हिंसा हुई थी, गोलीकांड हुआ था, आगजनी हुई थी। लेकिन अब यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात है और आज जुमे को लेकर यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाबत अब यहाँ पे पुलिसों की आमदगी शुरू हो गई है। रात भर यहाँ पुलिस तैनात रहती है। ये लगभग पीएससी की 12 कंपनियां हैं जो यहाँ तैनात हैं, आरएफ तैनात है, और लगभग बहराइच के आसपास के 5 जो जिले हैं वहां के एसएचओ तैनात है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से अब शांति है और यहाँ पे स्थानीय लोग भी मेरे साथ में हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ कि क्या स्थिति है इस मार्केट में। क्या नाम आपका? ब्रजेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या स्थिति है मार्केट में? स्थिति तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुकानें तो बंद हैं अभी, तो अभी स्थिति कंट्रोल में है, स्थिति नियंत्रण में है, जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद की बात करते हैं, जहां पर LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट का जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है और बताया है कि गोपनीय रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि रामलीला मंचन के दौरान बड़ा विवाद हो सकता है। दरअसल रामलीला मंचन स्थल को लेकर चल रहे विवाद में बवाल कराने की योजना का रिपोर्ट में दावा था। हालांकि रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन अलर्ट रहा।
कुंदरकी पंचायत अध्यक्ष जीनत मेहंदी और पूर्व अध्यक्ष मेहंदी हसन पर आरोप है कि उन्होंने विवाद पैदा करने वाले हालात पैदा करने की कोशिश की। लिहाजा जिला प्रशासन ने जीनत मेहंदी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। जिलाधिकारी के संज्ञान लेने के बाद हालात बिगड़ने की वजह से पहले शांति से संपन्न हुआ। आपको बता दें, कुंदरकी विधानसभा में रामलीला का मंचन होता है। डीएम के मुताबिक पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। देखिए, ये वहाँ पे जो रामलीला और रावण दहन को लेके कुछ वहाँ पे विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसमें हमें ये पता चला था कि पूर्व में जिस स्थान पे इस आयोजन को किया जाता है उस स्थान को लेके कुछ वहाँ पे जो भूस्वामी है उनके द्वारा कुछ आपत्ति की गई थी कुछ वर्षों पहले। फिर उस समाधान का निस्तारण करने के लिए तत्कालीन जो हमारे एसडीएम, सीईओ और जो पुलिस प्रशासन के लोग थे उन लोगों ने मिलकर एक समाधान निकाला था। एक अन्य स्थान खोज के वहाँ पे सहमति बनाने का प्रयास किया था कि आयोजन अपने ससम्मान विधि व्यवस्था के अनुसार वहाँ पे हो सके। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का गजट नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर रहेगी और नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर तक होगी। वहीं उम्मीदवारों को नामांकन पत्र वापस लेने के लिए 30 अक्टूबर तक का वक्त रहेगा। इसके बाद 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी आरएलडी ने यूपी में उपचुनाव की तारीख बदलने की मांग चुनाव आयोग से की है। बीजेपी आरएलडी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर यूपी में 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को उपचुनाव कराए जाने की मांग की है। चुनाव आयोग ने मांग में 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का हवाला दिया है। कार्तिक पूर्णिमा के चलते तारीख बदलकर 20 नवंबर करने की मांग उठाई गई है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासत आई है। मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की तरफ से याचिका वापस लेने के मुद्दे पर लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अवधेश प्रसाद के पक्ष ने याचिका वापस लेने का विरोध किया। विरोध के चलते कोर्ट ने मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख अब दी है। याचिका को वापस लेने का मैंने पत्र डाल दिया, उसकी कॉपी आ गई और आज ही डेट लग गई निवेदन करने के बाद। आज उसमें बहस होकर वो याचिका वापस होनी थी। जैसे मेरा नंबर आया वैसे दर्जनों वकील समाजवादी द्वारा, अवधेश जी द्वारा पूरे प्लान से खड़े हो गए कि याचिका ऐसे कैसे वापस कर सकते हैं। लंबी बहस हुई, लंच के बाद भी बहस हुई। अधिवक्ताओं ने राय मशवरा भी कहा भी कि भाई जब आपके क्लाइंट ने इस्तीफा दे दिया तो क्या औचित्य बनता है और हमारा क्लाइंट उसको वापस लेना चाहता है, तो वो लोग नियमों का हवाला, मतलब उसमें बहुत गुत्थम गुत्थी हुई और अंततः जो है समाजवादी चुनाव नहीं चाहती है वो दिखा आज। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है। यूपी में 2 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। बाकी की 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में होगा। उपचुनाव के लिए एसपी ने एक और प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मीरापुर से सुंबुल राणा को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 13 नवंबर को होना है उपचुनाव और अब तक 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के नासिक, मालेगांव और धुले में जनसभा करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने वाली है, लिहाजा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलकर मैदान में उतरने वाले हैं। वाराणसी में एक युवक ने दुकान पर बैठे लोगों पर फरसे से अचानक हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में 7 लोगों को चोटें आई हैं,
जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से नाराज लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना भेलूपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में युवक अचानक पहुंच गया, दुकान में बैठे लोगों पर अटैक कर दिया गया।